एच बाई लैम्डा, और रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन का भी सेम मोमेंटम होगा, सेम एच बाई लैम्डा से ये जाएगा, एच बाई लैम्डा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये इधर, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से जो है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो एच बाई लैम्डा कॉस थीटा। सर ये वाला हम कैसे देख रहे हैं सर? एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसी पे देख रहे हैं। टेंजेंट नहीं, ये तो कंपोनेंट ले लिया, मोमेंटम का कंपोनेंट। फोटॉन, एक अच्छा सिंगल सर। फोटॉन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो उसका कंपोनेंट हो गया एच बाई लैम्डा कॉस थीटा, और ये हो गया एच बाई लैम्डा साइन थीटा। रिफ्लेक्टेड है तो रिफ्लेक्टेड का भी ये हो जाएगा कंपोनेंट, एच बाई लैम्डा कॉस थीटा और एच बाई लैम्डा साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कौन सा कॉस वाला, कॉस्ट कंपोनेंट परपेंडिकुलर। चेंज, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो डेल्टा पी क्या होगा इसमें, कि अगर ऑब्लिक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2h बाई लैम्डा टू कॉस। एच। हाँ सर। तो वर्टिकल लाइन के लॉन्ग ही तो चेंज हो रहा है, यही वाला कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है। तो यस सर, मतलब नॉर्मल कैलम जो है। तो मोमेंटम चेंज इसी के लॉन्ग हो रहा है, फोटॉन का मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो है तो इसका हो फोर्स जाएगा, भी उसी डायरेक्शन। हाँ तो ये सरफेस के ऊपर हो जाएगा रिफ्लेक्शन की वजह से। हाँ सर, और एब्जॉर्ब में उसके अलोंग होता है लाइन। एब्जॉर्ब में जो है वो इसी लाइन के लॉन्ग है, किसी थीटा पे है, अगर आ रहा है फोटॉन एच बाई लैम्डा से आया और ये एब्जॉर्ब हो गया, तो सेम ही डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो हो गई, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से जो फोर्स है वो उसी लाइन के लॉन्ग है, लाइन ऑफ इंसिडेंस के लॉन्ग है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, एच बाई लैम्डा इसी डायरेक्शन में था और ये इसी डायरेक्शन में जीरो हो गया, तो ये एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स हुआ। समझे? हाँ सर, यस सर समझ। तो सिलेंडर वाला हम ले लेते हैं, सिलेंडर वाला एक 0.8 के लिए बोला हुआ है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.8 है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.8 है। तो दो व्यू ये ऐसे हैं, और क्या हुआ रोहित, आंसर नहीं है? नो सर। तो यहाँ से ये आर रेडियस है, हाइट एच है, ये रेडियस आ रहा है, ये पैरेलल पैरेलल बीम इस पे इंसिडेंट हो रही है, इंटेंसिटी इसकी आई है। अब हम इसका जो है टॉप व्यू देखते हैं, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब क्या है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है। तो अगर यही टॉप व्यू ऐसे बना दिया, तो इस टॉप व्यू में ये है पैरेलल बीम, ये इंसिडेंट हो रही है। किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पे हम देखते हैं, किसी एंगुलर पोजीशन थीटा, इसकी एंगुलर विड्थ ले ली है डी थीटा, तो ये हो गया डी थीटा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, ये एंगल हो जाएगा, ये हो गया एरिया वेक्टर डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस आर है तो आर डी थीटा, और ये हाइट है। ठीक है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे, ऐसे अगर है, वैसे तो यहाँ से ये है जो एलिमेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है आर डी थीटा, सिमिलर टाइप का एलिमेंट। यहाँ से एरिया को विजुलाइज करने के लिए केवल मार्क कर रहा हूँ कि ऐसा यस होगा, ये हाइट हो जाएगी एच, और ये हो जाएगा आर डी थीटा, तो आर डी थीटा इंटू एच होगा इसका एरिया, डी ए इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू एच, एच। ये हो गया। अब यहाँ से थीटा पे लोकेटेड है ये, तो कोई फोटॉन जो इसके अलॉन्ग आ रहा है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा थीटा। तो अब मान लो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 0.8 गिवन है, मतलब कुछ 20% एब्जॉर्ब हो रहे होंगे और 20% रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, तो दोनों के फोर्सेस को हमें ऐड करना है। तो मान लो एब्जॉर्प्शन वाले को देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन वाला तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का जो फोटॉन होगा वो, एक फोटॉन आया तो वो जो है डी एफ ए इसी डायरेक्शन में होगा,
फोर्स और जो रिफ्लेक्शन वाला है वो इसके लॉन्ग होगा, ऐसे होगा, नॉर्मल के लॉन्ग, क्योंकि थीटा पे ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के लॉन्ग हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का। तो जो नेट फोर्स होगा, कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट हुए, कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हुए, तो जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है उस रिफ्लेक्टेड फोटोन की वजह से हो जाएगा ये DFR। वो DFR कितना होगा, किसी थीटा पे हमें नेट ऐड करना है, तो एब्जॉर्प्शन वाले को और उसको दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो एब्जॉर्प्शन में नंबर ऑफ फोटॉन्स है NR, तो ये एंगल थीटा, तो ये DFR cos थीटा, DFR sin थीटा। अब सिमेट्री से यहाँ पे एक और एलिमेंट होगा, वो भी क्या होगा, सेम FR देगा कैंसिल हो जाएगा, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें रिजल्टेंट कौन सा मिलेगा, DFR cos थीटा। DFR cos थीटा का निकाल। DFR cos थीटा 2 into प्लस DFA, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, DFA भी सेम डायरेक्शन में है, DFR cos थीटा है, तो नेट इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स इतना हो जाएगा रिफ्लेक्शन सर के। 2 DFR cos थीटा होगा या सिर्फ DFR cos थीटा? नहीं, वो DFR cos थीटा वो तो इंटीग्रेशन में थीटा की लिमिट चेंज करेंगे तो आ जाएगा ना, वो तो हम हाँ है सर। समझने के लिए सिर्फ ले लिया कि इस एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, सिर्फ हम इसी एलिमेंट के ऊपर ही देख रहे हैं, DFR cos थीटा और प्लस DFA, ये दो फोर्स हो गए। तो ये हो गया इस एलिमेंट के ऊपर नेट फोर्स। अब इसी नेट फोर्स को हमें इंटीग्रेट करना है। अब साइन थीटा कैसे कैंसिल हुआ? साइन थीटा क्यों कैंसिल कैसे हुआ, कैंसिल हुआ? जैसे एलिमेंट एक यहाँ पे है वो भी ऐसे ही फोर्स देगा, ओ, हाँ। तो उसका भी ये थीटा पे है, ये थीटा पे, cos थीटा नहीं, हाँ ये थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अब इस पे जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मान लो n इंसिडेंट हुए, उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हुए, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, तो जो एब्जॉर्ब हुआ उसके मोमेंटम में चेंज h बाई लैम्डा है, तो जो DFA है, DFA इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इंटू NA, ये हो गई उसकी डायरेक्शन। DFR तो नॉर्मल के लॉन्ग होता है, कितना चेंज होता है, 2h बाई लैम्डा cos थीटा, एक फोटॉन के मोमेंटम में चेंज इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। सो DF इज इक्वल टू h 2h NR बाई लैम्डा, 2h NR बाई लैम्डा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस DFA NaH बाई लैम्डा, NaH बाई लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेट फोर्स के लिए इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे वो स्फीयर जैसा नहीं है, स्फीयर में तो हमारा ये तो स्ट्रिप बन रहा है ना, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो वहां ऐसा नहीं था कि 0 से π/2 करेंगे, तो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे एंगल लेंगे। यहाँ पे थीटा को अगर 0 लाएंगे तो ये एलिमेंट जो है शिफ्ट होते होते यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इस टाइप का है, सिलेंडर है, -π/2 से π/2। तो यहाँ पे जो पूरा हमें ये पार्ट कवर करना है, ये हाफ सिलेंडर, तो हाफ सिलेंडर के लिए क्या करना होगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। कि जब -π/2 होगा तो ये एलिमेंट बिल्कुल यहाँ पे होगा ऐसे, उसके बाद -π/2 से फिर ये धीरे धीरे चेंज होते होते जब 0 होगा तो एलिमेंट यहाँ आएगा, फिर ये एलिमेंट ऐसे, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मतलब हर जगह 0 से π/2, हर जगह ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो इक्वेशन लिख लिया इसको, अब बस बात है कि इसको हमें इंटेंसिटी के टर्म्स में रिलेट करना है। तो इंटेंसिटी अगर लिखेंगे तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, n फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है, और NhC बाई लैम्डा, इतनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर एरिया,
परपेंडिकुलर एरिया क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगी डी ए परपेंडिकुलर डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट, तो डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। सर यही पूछा था सर आपको कल। कि एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो इंसिडेंट के लॉन्ग होगा या एरिया का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों से सेम आएगा। तो इस केस में हमारा ये डी की डायरेक्शन देख लेंगे और डी को उसके लॉन्ग कर देंगे तो उसके परपेंडिकुलर एरिया हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा एन एच डी ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर एरिया। अब एन जो है वो लिखना पड़ेगा, तो एन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एन आर और एन ए लिया हमने, ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो उसको जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म में लिख लेंगे। कैसे? ये 2h बाई लैम्डा एन ए से डिवाइड और एन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एन से इंटू एन आर बाई एन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन ए बाई एन इंटू एन एच बाई लैम्डा। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा हमारा एन एच बाई लैम्डा की वैल्यू आई डी ए कॉस थीटा, आई डी ए कॉस थीटा बाई सी इज इक्वल टू एन एच बाई लैम्डा। हिम्मत से काम लेना। तो ये एन आर बाई एन एच इज 0.8। ठीक है, कई लोगों की हिम्मत छूट रही होगी, बस बहुत हो गया आज के लिए, ये इतना ही काफ़ी है, इतना ही ठंडा काफ़ी। एन ए बाई एन आर ई क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसको पुट करेंगे भाई, हाँ, तो आई एन एच बाई लैम्डा, एन एच बाई लैम्डा थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, फिर लिखेंगे एन एच बाई लैम्डा कॉमन ले लो, एन एच बाई लैम्डा कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में बच गया क्या? 2 स्मॉल आर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल ए बस। हाँ, अब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग तो A1 R0 हो जाएगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें A0 पुट कर देंगे तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, R0 पुट कर देंगे तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। उसके बाद रही सही बात जो है इसके इंटीग्रेशन की बात होगी, तो अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यार। ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स जो DF का इंटीग्रेशन है, तो फिर से थोड़ा आई डी ए कॉस थीटा बाई सी एन एच बाई लैम्डा इज सर इक्वल टू आर cos स्क्वायर थीटा कहाँ से है? आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है ये आर है, वो तो एनआर का पार्ट है ना। हाँ, तो एन आर बाई आर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एन आर बाई आर इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, हाँ सर, हाँ सर। आई डी ए कॉस थीटा बाई सी इंटू 2r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन। डी ए बचा हुआ है, डी ए को भी लिख लेते हैं, क्यों वो भी छूटे। डी ए इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू एच, तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये इंटीग्रेशन जो है आर डी थीटा, डी ए इज इक्वल टू आर डी थीटा, तो आई बाई सी हुआ कॉमन, आर डी थीटा इंटू एच। तो देखना भाई थोड़ा मामला क्रिटिकल चल रहा है, ये है 2r cos क्यूब थीटा, 2r cos क्यूब थीटा इंटू डी ए आर डी थीटा इंटू एच, आई बाई सी तो कॉमन ही हो गया, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, और प्लस ए टाइम्स ऑफ cos थीटा। सर आर एच ये सब बाहर रख देते। चलो तुम रख देना, ये जो है आर डी थीटा इंटू एच, आर डी थीटा इंटू एच, ठीक है, ए डी ए की जगह ये आर डी थीटा इंटू एच कर दिया। ए है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। बताओ भैया, अब ये इंटीग्रेशन बताओ यार, इंजीनियरिंग पंटर्स। ये सर cos स्क्वायर इंटू cos थीटा रख cos देंगे। स्क्वायर इंटू cos थीटा लिख लेंगे।
हाँ वन वो माइनस साइन देखो स्क्वायर 1 थीटा, माइनस साइन हाँ साइन वैल्यू स्क्वायर पकड़ लो। वैल्यू बता दो, वैल्यू बता दो कि -π/2 से π/2 इंटीग्रेट करने के बाद cos क्यूब का इंटीग्रेशन है तो सर उसको जो साइन है थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3। I/c, अच्छा आर एच भी ले लेते हैं यार कॉमन, I/RH भी हो जाएगा। वैल्यू बताओ अब कितना आ रहा है ये तो लिमिट। 0 से π/2 कर सकते हैं लिमिट, इवन फंक्शन है थीटा इवन के लिए। फंक्शन है, 2 टाइम्स करके 0 से π/2 कर सकते हैं बिल्कुल। वो भी I/c हुआ, RH भी कॉमन ले लो, RH भी कॉमन हो गया, 2 बचा। तो cos थीटा इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज हो जाती है कि उसको हाफ कर देते हैं लिमिट, सिमेट्रिक है फंक्शन। तो 2r इंटीग्रेशन ऑफ, तो 4r हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4r, तो 2r ये हो जाएगा 4r इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos क्यूब थीटा डी थीटा प्लस a, RH कॉमन हो चुका है, ये है cos थीटा, तो 2a 0 से π/2, तो ये तो 1 ही आएगा शायद, ये तो cos थीटा वाला। अब r की वैल्यू है 0.8, r की वैल्यू रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गिवन है 0.8 और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू तब हो जाएगी 0.2, तो यहाँ पे 0.2 पुट कर देंगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन उसको जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टेंशन में आने की बात नहीं है। बताओ भाई, कैलकुलेट करके बताओ, देखो सर सही आ ये रहा है। 2/3 आ रहा है सर, cos क्यूब डी थीटा हाँ 0 2/3 से आएगा। π/2 2/3, ये 2 2/3 तो यस सर। 8r/3। हाँ 4 सर इंटू ये टोटल 0.8 8r/3 आ जाएगा। इंटू 2/3 है ना, हाँ सर ठीक। प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 1, कितना रहा है अभी 0.4 और 0.6 I/RH/c इंटू 3.6/3 सर 6 प्लस 0.4, तो 1.2 7.6/3 38/15 6.5 आ रहा है। 7.6/3। देखो भाई इंटीग्रेशन वाले ये इंटीग्रेट कर लेंगे, जो मान लो इंटीग्रेशन से उतना नहीं है, ये cos क्यूब थीटा डी थीटा को हमें चेंज करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, और cos स्क्वायर थीटा में पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, साइन थीटा को t लेंगे तो ये हो जाएगा dt, साइन थीटा को t लेंगे तो ये हो जाएगा dt, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और ये 0 से 1 हो जाएगा, तो ये 0 से 1 ये इंटीग्रेशन ऐसे रिड्यूस होके 1 माइनस 1/3, तो 2/3 आ जाएगा, यही 2/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसा करना है, तो ये है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। तो स्फीयर के लिए एक याद रखना है, इंजीनियरिंग के लिए ये थोड़ा काम की चीज़ हो सकती है, मेडिकल के लिए बिल्कुल काम की नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्फीयर के लिए याद रखना है कि स्फीयर का आएगा तो किसी भी केस में सेम ही होता है, I/c इंटू πr², बट यहाँ पे सेम नहीं होगा। यहाँ पे अपने ट्राई करने के लिए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो r0 पुट करके इंटीग्रेट करके देख लोगे, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो r की वैल्यू 1 पुट करके देख लोगे, किसी भी सरफेस के लिए ऐसे हम कर सकते हैं।
ठीक है, हाँ सर। चलो भाई। तो ये तो चलो तो कई लोग आए हैं यार, पॉपुलेशन थोड़ा ये ज़्यादा है। मेंस में आ सकता है। मेंस में इतना नहीं आएगा, बट इसका कुछ पार्ट आ सकता है, मतलब फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है इस टाइप का एलिमेंट लेना। मेन है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड में दिया हुआ है कि कोई डैम है, इस टाइप का सर्कुलर डैम है, फोर्स फाइंड करो। तो अप्रोच इसका इम्पोर्टेंट है। सर पानी सर का ये जो थीटा हम लोग एज्यूम किए, सर ये थीटा हम लोग वो बीच से एज्यूम किए, अगर हम लोग पूरा साइड से ही एज्यूम करेंगे तो जीरो सिमेट्री से जीरो पाई। से आर्गुमेंट तो पाई। यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, सिमेट्री यूज नहीं कर पाएंगे तो सिमेट्री उसमें देखो, आर्गुमेंट कैसे यूज? उसमें अगर सिमेट्री नहीं यूज करो, उसमें इंटीग्रेट करोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे साइन थीटा हाँ सर कॉस थीटा, उसमें जो साइन थीटा वाला टर्म होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक 0 आ जाएगा। साइन थीटा हाँ सर। का इंटीग्रेशन जो होगा ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे, मैथमेटिकली फंक्शन डिफर कर सकता है, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद वो कंपोनेंट 0 आ जाएगा। तो सिमेट्री को यूज यस सिमेट्री को यूज करने से कहानी थोड़ी सी आसान सर हो जा रही उसमें कॉस स्क्वायर की जगह कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो जाएगा ना सर, क्योंकि एंगल तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। है। जो भी है वैसा लेने से फंक्शन चेंज हो जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, बट रिजल्ट सेम आएगा इसमें। ठीक है, चलो भाई। तो ये जो है रेडिएशन प्रेशर का काम हो गया। रेडिएशन प्रेशर हमने सिलेंड्रिकल और उसके लिए देख लिया। जनरल जो है एब्जॉर्प्शन के केस में I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, I/C इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, और रिफ्लेक्शन के केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस स्फीयर के केस में जो है सेम होगा, बाकी केस में वैरी करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सच में क्या लाइट प्रेशर देता होगा? क्या? सच में क्या लाइट कुछ प्रेशर देता है? हाँ, सच में थियोरेटिकली लाइट प्रेशर देता है, बट वो कैलकुलेट करोगे वैल्यू पुट करके बहुत कम आएगा। लाइट प्रेशर देता है, रेडिएशन प्रेशर होता है। अब वो बहुत ज़्यादा अगर सोलर रेडिएशन टाइप का होगा तो वहाँ पे तो रेडिएशन प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो डैमेज कर देगा चीज़ों को। सच में प्रेशर होता है, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा था ये कवि की कल्पना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर का प्रूफ है। इट इज अ प्रूफ और एविडेंस of particle nature of light. That is a proof of particle nature of light. लाइट के पार्टिकल नेचर का ये प्रूफ है, एविडेंस है। इसके अलावा और किसी भी वेव नेचर से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। कैसे नहीं एक्सप्लेन हो सकता था, क्या है वो कुछ डिस्कशन किया है, कुछ और डिस्कशन करेंगे। अब पहले ऐसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये है कोई एक मेटेलिक सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज spontaneous emission of electron from metallic surface when a light of suitable frequency is incident on it. Photoelectric effect is the spontaneous emission of electron from a metallic surface when light of suitable frequency is incident on it. इसमें बहुत सारे कीवर्ड हैं। सबसे पहली बात तो है कि
प्लास्टिक पे लाइट पड़ने से कुछ नहीं होगा, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जो है सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स नहीं शो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरा वर्ड है कीवर्ड इसमें, स्पॉन्टेनियस एमिशन। इमीडिएट होना है तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत ही चूजी टाइप का है, बहुत ही फिक्स टाइप का है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मेटेलिक सरफेस से एमिट होना आफ्टर अ लाइट ऑफ suitable frequency is incident on it is called photoelectric effect. फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट या फिर चार्ज का मूव करना, इफेक्ट लाइट के वजह से जो चार्ज का मोशन हो रहा है, चार्ज का एमिशन हो रहा है। तो भाई ऐसे लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो उनकी जो है डेफिनेशन जो है लिख लेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी है अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इंसिडेंट हुई, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो है इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब मान लो सूटेबल फ्रीक्वेंसी का है, अभी मानते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी का है, लाइट एमिट हो रही है, इनसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको ये पुल करना भी स्टार्ट करेगा, पुल करना भी स्टार्ट करेगा। फिर लाइट इंसिडेंट होती हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते मान लो कोई ऐसी स्टेज आ जाए जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, निकल तो गया वो, जब तक है तब तक तो ठीक है, जैसे ही बाहर निकला उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पुल कर लेगा और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा। इक्विलिब्रियम। तो ये जो है एक मैकेनिज्म है। अब ये आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर हम मान लो सुटेबल फ्रीक्वेंसी में प्लेस करते हैं तो ये प्रोसेस होगा कि भाई लाइट इंसिडेंट हुए, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, अब वो मेटेलिक सरफेस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 किसी पर्टिकुलर चार्ज पे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो हमें तो दिखाई देगा नहीं, हमें तो दिखाई देगा नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो इसको स्टडी करने के लिए, अच्छा कब स्टार्ट हुआ कब बंद हो गया ये पता भी नहीं चला कि वो चार्ज हुआ, चार्ज होकर बंद भी हो गया, बात खत्म हो गई। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप होता है, जिसमें क्या है कि जिसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसका क्या होता है कि हमें करंट ऑब्जर्व होती है, सर्किट में करंट ऑब्जर्व होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अमीटर वोल्ट मीटर होंगे उसमें डिफ्लेक्शन मिलता है, तो हम वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो पहला तो है कि इसका हमें अगर स्टडी करना है, उसको विजुलाइज करना है, तो विजुलाइज करने के लिए होता है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको अभी ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब इसमें ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करके आ सकता है कि भाई फोटो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, किसी सेकंड से मान लो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो कितने टाइम के बाद वो जो है बंद हो जाएगा, तो तुम्हें क्लिक नहीं करेगा कि लाइट के इंसिडेंस होने से ऐसा क्या हो रहा है। तो लाइट के इंसिडेंस होने से अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो वो क्या होगा, चार्ज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर वो दिखा रहा है तो वो चार्ज होगा, तो फिर चार्ज के बाद कुछ पर्टिकुलर चार्ज के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक सकता है, चार्ज का मोशन रुक सकता है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है, स्टॉपिंग वोल्टेज की डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे। तो पहला तो हुआ ये डेफिनेशन पार्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। तो यही दोनों जो कीवर्ड हैं, स्पॉन्टेनियस एंड सुटेबल, यही जो है वेव नेचर का, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे कि नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड, नो
एमिशन ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, और अगर ये वेव नेचर मैं मानता हूं, तो पहला चीज है कि वेव नेचर मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। वेव नेचर का मतलब क्या है? वेव नेचर जो है इज इक्वल टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअस सप्लाई है तो पहली चीज तो है कि स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए था, कुछ ना कुछ टाइम लैग होना चाहिए था अगर हम वेव नेचर मानते। तो वेव नेचर अगर हम मान रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस होना नहीं चाहिए था। भाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा। मान लो हमने बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का सोर्स ले लिया जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड एनर्जी दे रहा है, तो 2 सेकेंड के बाद निकलना चाहिए था, 2 सेकेंड के बाद निकलना चाहिए था। तो पहला जो प्रॉब्लम था वो स्पॉन्टेनियस से था कि यार ये तो होना है तो स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये है कि अगर होना है तो इमीडिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जो कि वेव नेचर के अगेंस्ट है। वेव नेचर के अगेंस्ट कैसे है कि देयर मस्ट बी सम टाइम लैग, सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, सो देयर मस्ट बी सम टाइम लैग, जिसको हम लास्ट में लिखेंगे टाइम लैग, पॉइंट्स में लिखवा दूंगा। सम टाइम लैग बिटवीन incidence of light and emission of photoelectron, है ना। कि पहला तो टाइम लैग प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं टाइम लैग प्रॉब्लम, इसका नाम है टाइम लैग प्रॉब्लम। ठीक है, पूछा जाएगा कि भाई राइट डाउन द रीजंस व्हाई वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन और ड्रॉबैक्स ऑफ वेव नेचर which could not explain the photoelectric effect। तो पहला हम बोलेंगे टाइम लैग प्रॉब्लम। टाइम लैग प्रॉब्लम क्या है कि भाई कुछ गैप होना चाहिए था, टाइम गैप होना चाहिए था लाइट के इंसिडेंस होने में और फोटोन के निकलने में, बट एक्चुअल में वो ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसलिए उस वेव नेचर को जो है रिजेक्ट किया गया। दूसरा है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी, चलो भाई फ्रीक्वेंसी कम है तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर उस लाइट की एनर्जी कम है, चलो कम फ्रीक्वेंसी है तो अभी नहीं 2 दिन के बाद तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई दे। हम मान लो टॉर्च लेके चले गए, मेटेलिक सरफेस पे डाल रहे हैं और ये इस उम्मीद में कि कुछ टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रिक आएगा एक ना एक दिन, तो ऐसे ही मेरे करण अर्जुन आएंगे टाइप से कि अगर बहुत दिन बाद, अगर बहुत मतलब अगर वीक फ्रीक्वेंसी का, लो फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड से कम है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए था। मान लो कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड का सोर्स मैंने ले लिया, बहुत दिनों के बाद तो भाई कुछ दिन के बाद भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई तो जारी है, उसमें जारी है, कभी तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन if it is less than threshold and there was no time gap between the incidence of electron and emission of photoelectron। तीसरी प्रॉब्लम उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हुआ भाई, कंक्लूजन क्या है इसमें कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाई इट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग ओनली फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। समझे? तो इसमें देखो क्वेश्चन जो आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन रहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसीलिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से कुछ भी घुमा के दे तो तुम आंसर दे पाओ इसको, इसीलिए इसमें कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन न्यूमेरिकल के। यस सर वो जो एनर्जी थोड़ा मतलब कम एनर्जी जो मिलता होगा सर, वो क्या वो एब्जॉर्ब कर लेता होगा जो आप बोले 0.1? हाँ, वो जो है मेटेलिक सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगा।